नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी छात्रों के साथ मारपीट हुई। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ है, ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बैंगलोर में भी हुआ था, उसके पहले खिड़की एक्सटेंशन में भी हुआ था। लगातार इधर उधर से हम ये खबरें सुनते रहते हैं। और सिर्फ अफ्रीकी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं, बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं हमारे देश के अंदर, हमारे नागरिक हैं, उनके साथ भी ये सब होता रहा है और ये लगातार होता है। इसमें कई बार लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसा नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन ये मुद्दा जब संसद में भी उठा और जब अधिकारियों से भी बात की गई तो वो कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि ये नस्ली मुद्दा है या नहीं, या नस्ली हिंसा है या नहीं। आखिर ऐसा क्या है कि जब देश के बाहर किसी भारतीय पर हमला होता है तो वो तुरंत नस्ली हिंसा हो जाता है। जब दूसरे देशों की सरकारें कहती हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम तुरंत उसे नस्ली हिंसा बता देते हैं। लेकिन जब खुद हमारे देश में इस तरह की चीज होती है तो उसे मानने में हमें बहुत कठिनाई होती है। तो मुकाबला में आज बहस का विषय ये कि क्या हम अपने देश में नस्ली हिंसा को नस्ली हिंसा मानने से कतराते हैं। खास मेहमान है यहाँ हमारे साथ इस विषय पर हमसे बात करने के लिए। आपसे हम परिचय करा देते हैं। सबसे पहले जो दिल्ली में छात्र हैं, एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स के, उसके सदस्य हैं हमारे साथ। अबू बकर अहमद सादिक हमारे साथ हैं। आमोद कंठ हैं, पूर्व डीजीपी हैं और प्रयास चलाते हैं। बीना लक्ष्मी निप्रम हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट इशू पे बहुत काम किया है। मनिंद्रनाथ ठाकुर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल स्टडीज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। विक्रांत कुमार टोंगट भी हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन सब से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भुक्तभोगी हैं उनसे बात करना ज्यादा जरूरी है। अबू बकर, आपसे हम जानना चाहते हैं, और आप हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, तो जो हुआ है आपको क्या लगता है यहाँ पर? क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या फिर ये रेसिज्म रिलेटेड इंसिडेंट है? ये सब जो ये सब हुआ, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, ये रेसिज्म है क्लियरली। क्योंकि सिर्फ अफ्रीकन टारगेटेड अटैक बार बार हुआ और ये बढ़ता जा रहा है और पिछले सालों से हो रहा है। तो ये रेसिज्म है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अटैक्स होते हैं तो उसके कारण आपको, जिस तरह से एक स्टूडेंट रहता है यहाँ पर दिल्ली में आकर, देश इतना बड़ा है, भारत इतना बड़ा देश है, इसकी राजधानी है, राजधानी से सटे इलाके हैं, जिस तरह से बार बार अटैक्स हुए हैं, तो आपको लगता है कि आपको अपने रहने के तरीके में कुछ बदलाव करना पड़ा है? कुछ बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा बदलाव करना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है ज्यादा? हाँ, चेंज करना पड़ेगा। और मोर पीपल, हिंदुस्तान पीपल भी कुछ सेंसिटाइजेशन करना चाहिए। क्योंकि पिछले सालों से सेंसिटाइजेशन प्रोसेस प्रॉमिस किया सरकार से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। नो सेंसिटाइजेशन ऑफ द पीपल, ना पुलिस को। सो ये सब करना चाहिए अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहिए तो। हाँ जी। जी, बीना लक्ष्मी, आप भी लगातार कैंपेन करती रही। हमने पिछले साल भी देखा कि किस तरह से जब एक नॉर्थ ईस्ट के छात्र पर हमला हुआ था तो आप लगातार बिल्कुल फोर फ्रंट पे थी। लेकिन जो सेंसिटाइजेशन की बात यहाँ पर अबू बकर कर रहे हैं वो अभी तक होता नजर नहीं आ रहा। क्या ये एक सोशल इशू ज्यादा है कंपेयर टू लॉ एंड ऑर्डर इशू? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना चाहिए कि जो नस्ली हिंसा, रेसिज्म जो अंग्रेजी में बोलते हैं, ये क्या होता है। ये जो नस्ली हिंसा, रेसिज्म जो बोलते हैं, डेफिनेशन के मुताबिक आप किसी को भेदभाव, रंग, कलर, शेप ऑफ द आईज, कौन से कास्ट, कौन से जगह, विच रेस, विच प्लेस ऑफ ओरिजिन, आप इसमें आप भेदभाव करेंगे तब वो रेसिज्म हो जाता है। Racism is not just when a Northeast boy or an African person is attacked in Delhi. Racism is also when Shah Rukh Khan advertises fair and handsome. And we have advertisements, उन्होंने जो बताते हैं, जब गोरे हैं तो आप सुंदर है, काले हैं तो वो आप बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिल जाएगा। हमारा कंट्री इंटरनली रेसिज्म क्या होता है, हमारे नस में है। 70th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में
नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट हमारा माइंडसेट में ये चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1965 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड की हिस्ट्री में एंटी रेशियल कन्वेंशन हुआ यूएन में। इंडिया ने 1967 में साइन किया द यूएन कन्वेंशन ऑन ending racism to give support to South Africans fight against apartheid. अफ्रीकन देशों को साथ देने के लिए हमारे देश ने ये लागू किया है एंटी रेशियल कन्वेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे सरकार उसको लॉ में बदले, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 में बोलता है भेदभाव नहीं करना है, बट लॉ में नहीं है। सो इफ अ नॉर्थ ईस्ट बॉय इज अटैक्ड और अ नॉर्थ ईस्ट गर्ल इज अटैक्ड, हमने बहुत लाशें दफनाया है नॉर्थ ईस्ट के। हम लोग नॉट ओनली वी आर नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज हम एक डिबेट में हैं, हमने 5 साल से हमने मुनीरपुरा में हमारे कितनी बच्चियों का लाशें हमने उठाया है, कितने बच्चों के ऊपर हिंसा किया है। हमने बार बार भारत सरकार को बोला, इंक्लूडिंग कि ये इसको निप इट इन द बट, क्योंकि हमारे वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जो अबू बकर कह रहे हैं वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, कहीं ना कहीं ना तो एनफोर्स किया जा रहा है जो होना चाहिए, ना अवेयरनेस है, ना सेंसिटिविटी है। विक्रांत, शायद आप इससे अलग राय रखते हैं कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और एक स्थानीय होने के नाते मेरा ये मानना है कि एक नस्लीय घटना नहीं थी, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू ज्यादा था। और इसके पीछे एक मुख्य वजह ये थी कि जो अफ्रीकन मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं, पिछले कई सालों से रह रहे हैं, कभी किसी को ऐतराज नहीं हुआ। हमारे यहाँ के बच्चे या स्टूडेंट्स तो उनके साथ मित्रता करने में भी अच्छा ही समझते हैं और उनको अपने घर भी ले जाते हैं, रिश्तेदारियों में ले जाते हैं। तो ये कोई नस्लीय घटना नहीं है। लेकिन अफ्रीकन लोगों में से ज्यादातर लोग कथित तौर पर, और कुछ लोग जेल में भी हैं, वो ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, ड्रग्स का व्यापार ये करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए फर्स्ट ईयर में ही। अब उनका पता नहीं है कहाँ है वो ग्रेट नोएडा में रह रहे हैं और वो अपने देश भी वापस नहीं गए। तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन लोगों के प्रति जैसा आप खुद बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जेल में, यानी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो जेल में है, ठीक है, पुलिस ने उसे पकड़ा है, वो जेल में है, उसके खिलाफ सबूत है। लेकिन कुछ लोगों के नाम पर कुछ लोगों ने किया है, तो क्या उसकी सजा आप पूरे ग्रुप को देंगे? नहीं, गलत है, ये निंदनीय है घटना जो हुई है, इसका कोई पक्ष नहीं कर रहा है। कुछ एंटी सोशल लोगों ने मारपीट की है, उन्होंने केवल, हो सकता है उनका कुछ अफ्रीकन लोगों के साथ झगड़ा रहा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने इनको पीटा है। ज्यादातर लोग जो एजिटेशन करने गए थे अफ्रीकन के खिलाफ परी चौक पे ग्रेटर नोएडा में, उनका कोई ध्येय नहीं था कि मारपीट करनी है। लेकिन एक बार नहीं हुआ ना, वहाँ बार बार हुआ। कहाँ? दूसरा बार मॉल में हुआ, दूसरी बार फिर सड़क पर हुआ, सड़क पर से गाड़ियों को खोलकर उनको मारने की कोशिश की गई। टाइम पे दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, जो इंटरव्यूज में पढ़ रही हूं, जो अफ्रीकन एसोसिएशन है स्टूडेंट्स का, वो उनका कहना है कि उनको वो मकान वहां पर दिए जाते हैं ग्रेटर नोएडा में जो या तो अबैंडन्ड होते हैं, छोड़े हुए होते हैं, या दूर में वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं होती है, उन्हें एक सेग्रीगेट किया जाता है। वो लेते ही ऐसी जगह पे मकान है जहां कोई आता जाता ना हो, जिससे कि वो अपने गलत कारनामे, कुछ लोग, सारे अफ्रीकन नहीं, कर सके। जैसे ड्रग्स का व्यापार, रात को 12 बजे इनका दिन शुरू होता है, लेकिन अगर रात को 12 बजे इतना शोर मचाएंगे आप। अगर ड्रग्स का मुद्दा है तो क्या पुलिस वो नहीं देखेगी? क्या लोगों को देखना जरूरी है? पुलिस नहीं देख रही, लॉ एंड ऑर्डर इशू, इसीलिए तो हमने कहा। तो इन लोगों का दिन, ज्यादातर लोगों का रात को 12 बजे शुरू होता है, इतने हैवी साउंड में ये लोग डांस करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो आम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमारे देश के लोग डांस नहीं करते, तो ऐसे नहीं करते, हमारे देश का लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। इट इज नॉट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पुलिस कुछ कहती नहीं इनसे, 1000-10,000 रुपए लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से लोगों में एक विरोध पैदा हो गया। इस वजह से नाइजीरियन फ्री ग्रेटर नोएडा बनाने की बात चल रही है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू है, नस्लीय घटना ये नहीं है। हाउ कैन यू फ्री? आप कैसे? गलत है, फ्री कहना गलत है, हम उसके पक्ष में नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ $1 बिलियन से $70 बिलियन अब रिश्ता ट्रेड का चल रहा है। इसलिए सुषमा स्वराज न घबरा रहे इसकी बात। एक रिश्ता यहाँ भी चल रहा है इनिशिएटिव अभी हमने हाल में बहुत बड़ा आउटरीच है हमने किया है। अबू बकर, आपसे इसका एक छोटा सा हम जवाब चाहेंगे कि जो ये कह रहे हैं कि ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या हो रहा है? क्या इसकी सजा सबको मिल रही है, या बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह के गलत कामों में अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अफ्रीकन ड्रग्स सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो ये स्टूडेंट है, अफ्रीका से आया यहाँ सिर्फ स्टडीज के लिए, तो फिर उसकी दूसरों गलती के लिए सजा क्यों मिली? ठीक है। और ये
उसने बोला पुलिस पर रात बजे 12 बजे रात को शुरू हुआ है, तो ये सब जानता है, पुलिस क्यों नहीं बता? बिल्कुल, पुलिस पूर्व डीजीपी रहे आमोद कर्ण जी, जो यहाँ पर विक्रांत कह रहे हैं कि पुलिस जो है 10-5 हजार लेकर छोड़ देती है और जिसको कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। क्या ऐसा होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो लोग जेल में हैं आज ड्रग्स के मामले में वो भी नहीं होते। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सबों की बात मैंने सुनी, सिवाय हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनकी बात हम बाद में सुनेंगे शायद। लेकिन मैं दोनों दृष्टिकोण से, पुलिस के दृष्टिकोण से और प्रयास और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से इस विषय को देखना चाहूंगा। और जितनी बात मैं सुन रहा हूं उस पर थोड़ी बहुत मैं कहना चाहूंगा। पुलिस की बात ही पहले ले लें, जो आपने सवाल पूछा कि पुलिस टर्निंग ए ब्लाइंड आई। देखिए, पुलिस की शिकायत तो होती है, होनी है। इसका मतलब ये है कि पुलिस एक ऐसे चौराहे पे खड़ी होती है, एक ऐसे दोराहे पे खड़ी होती है जहां पे एक तरफ कॉम्प्लेंट है, एक तरफ शिकायत ये हुई कि भाई ये अफ्रीकन हैं या ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या ये अपराधी हैं या अपराधी नहीं है। वो शिकायत हुई, उस शिकायत पे पुलिस को एक्शन लेना। ठीक है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि मतलब उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंड करना भी चाहिए। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या कोई कानून मान लीजिए उसने नहीं वायलेट किया है और आप उसको गलत चार्ज कर रहे हैं, तो ये तमाम बातों के बीच में पुलिस का एक रोल होता है। अब शिकायत पुलिस की होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन पुलिस के लिए प्रॉब्लम है। ये पहली बात हम समझ जाएं कि पुलिस के लिए ये प्रॉब्लम इसलिए है कि ये क्राइम भी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम भी है। ये हर ढंग के प्रॉब्लम्स का एक कॉम्बिनेशन है। पुलिस को इस सिचुएशन को हैंडल करना है। खिड़की की कहानी आप उठा के देख लें। मैंने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत गहराई से देखा था और वहां पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की। बल्कि मैं खुद 3 महिलाओं को, 3 औरतें जो थीं जिन पे आघात किया गया था, जिनकी चर्चा हुई, जो मंत्री हुआ करते थे पहले, तो उसमें एक औरत को चोट लगी थी, बल्कि उसके सर में यहाँ पे काफी गहरा एक चोट था। और इत्तेफाक से किसी वजह से मैं उनसे मिल गया और उन्होंने कॉम्प्लेन तब तक नहीं किया था। मैं खुद उनको लेकर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस के ऑफिस में गया। आप लोगों को पता है कि मैं दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर रह चुका, डीजीपी रह चुका। मैं कभी नहीं जाता हूं जूनियर पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ, लेकिन मैं इनको लेके गया, तीनों को साथ लेके गया। उन्होंने जो कहानी कही वो सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पूरी की पूरी कहानी से बल्कि मुझे एक आइडिया भी मिला पर्सनल लेवल पे कि ये बात होती क्या है और फिर पुलिस का इसमें क्या रोल हो सकता है। लोगों का 12 बजे रात में, वहां भी यही शिकायत थी कि ये लोग 12 बजे रात में लौट के आते हैं। ये कहा गया कि ये कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ वहाँ के लोग जो कि चले जाते हैं गुड़गांव में, वहाँ के रेस्टोरेंट्स, होटल में खूब मौज मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत बार ड्रग्स लेते हैं और आने के बाद ये 12-1 बजे लौट के आते हैं। लौटने के बाद जो है ये कुछ हंगामा करते हैं, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे हैं। नहीं, मैं अब बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं सारी चीज को। ये शिकायत थी इनके बारे में। तो हुआ ये कि अचानक ये जनाब जिन्होंने फैसला किया कि वहां पे रेड होना चाहिए, पता करना चाहिए, ये पहुंचे। इन्होंने तमाम लोग जो 12:30-1 बजे वहां लौट रहे थे उनकी गाड़ियों को कब्जा कर लिया। ठीक है। औरतों को, जो लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठी थी, उनको टॉयलेट तक जाने की इजाजत नहीं दी। गाड़ी में बंद करके रखा। घर में सर्च किए गए जाकर के और सर्च में कुछ नहीं मिला। माइंड यू, सर्च में कुछ नहीं मिला, कोई भी ऐसी कॉन्ट्राबैंड, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली। तो ऐसा लगता है उसके बाद उनको आघात किया गया, उनको चोट लगी और चोट के बाद अब तक केस रजिस्टर हुआ, मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको पता होगा। मेरा ये कहना है कि पुलिस का रोल इसमें यह है कि एक तरफ कम्युनिटी के लोग हैं जो एक माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं माहौल कहूंगा, कम्युनिटी के लोग एक माहौल पैदा कर रहे हैं और मान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो 12 बजे 1 बजे रात में लौट करके आ रहे हैं, उनको डील करने के और भी तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, तरीके कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर डील जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। क्या है, एक ब्रेक लेने के बाद, उसके बाद हम आएंगे और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। तो अलग अलग पक्ष हमने सुने हैं और इन सभी पक्षों का मतलब क्या है, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे साथ जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं मनिंदर नाथ जी। सर, आपने देखा है सबका अलग अलग यहाँ पर व्यू है। एक पक्ष सबका है और रियल प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि एक बनाया हुआ इशू है, लेकिन असल में इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो स्टडीज हैं वो अलग अलग चीजें बता रही हैं। एक तो कहीं पे कहा जा रहा है कि कहीं वायलेंस जो है सप्रेस्ड वायलेंस है और जो महिलाओं के लिए होता है, जो हमसे जरा भी अलग होते हैं लोग, उनके लिए होता है, उसी का एक तरह का ये आउटलेट है। और ये
सही बात है कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ भी वायलेंस होता है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके खिलाफ भी वायलेंस होता है, चाहे अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं, बिहारी जो लेबरर्स हैं वो अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं उनके खिलाफ भी वायलेंस हुआ है, जो वहाँ पर अल्ट्रा ग्रुप से उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है, हर जगह यही इशू एक आता है कि मी वर्सेस देम। ये कितना डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में कि इसको सरकार जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। हम एक सोशल लेवल पर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल कादिम भाई जी, आपने बहुत ही बढ़िया से इस बात को रखा है। मुझे लगता है कि पिछले 2 दिनों से मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ ये सोचने के लिए कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ या हमारा समाज रेसिस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो पूर्वाग्रह है ये हम लोगों के अंदर है और हर किसी को अदर करने के लिए हम तैयार हैं, हर किसी को दूसरा बनाने के लिए हम तैयार हैं। और जब दूसरा बनाते हैं, आपको आश्चर्य होगा जान के कि पिछले 10 वर्षों में सामूहिक रूप से लोगों को मारना, हाँ। जिसको आप पब्लिक लिंचिंग कहते हैं, हिंदुस्तान में कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। ये सिर्फ यही दिखाता है कि अफ्रीकन हो, बिहारी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं भी यदि जरा सा मौका आपको मिल जाए अपने गुस्से को बाहर निकालने का, तो आप देखेंगे कि हम उसे निकाल बैठते हैं। यहाँ तक कि सड़क पे यदि आपने किसी को टच कर दिया, आपकी गाड़ी ने किसी को छू दिया, तो आप देख लीजिए उसका क्या नतीजा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा समाज कहीं डीपली प्रॉब्लम में है। और ये जो माहौल अभी अफ्रीकन के बारे में बना रहा है, इसमें मुझे लगता है 2 बातें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आमोद जी जानते हैं बेहतर कि ये भी सच है कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि ड्रग पैडलिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, और वो इन्वॉल्वमेंट केवल उनका हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिशियन का भी होगा। कई सारे लोग उसमें मिले हुए होंगे, पुलिस भी मिली हुई होगी, लोकल सपोर्ट भी होगा। लेकिन इससे ज्यादा ये हो रहा है कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। हाँ। ये नाइजीरियन सबसे इजी टारगेट हो गए हैं। हाँ। और आसानी से उस टारगेट को हम लोकेट कर सकते हैं और फिर हम सारा गुस्सा उधर अपना डाइवर्ट कर देते हैं। इसी ग्रेटर नोएडा के केस में यदि उन्हें मालूम है कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट है, हाँ। ओवरडोज लेने के पहले तो उनको मालूम होगा कि ड्रग एडिक्ट है, तो उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। उनको पुलिस को बताना चाहिए कि यहाँ से ड्रग पैडलिंग हो रही है, आप उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके पहले ये आंदोलन करते कि यहाँ ड्रग पैडलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे समाज में एक तरह से दूसरे को बर्दाश्त न कर पाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, हाँ। उसका भी बड़ा हाथ है इसमें। और इसके लिए जो राज्य का जो स्टेट कुछ कर सकता है वो तो नहीं कर रहा है, हमारे समाज को भी करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त हमारा देश एक बड़े देश के रूप में उभर रहा है। हाँ। तो दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे ही आएंगे। हाँ, और हमें अपने अंदर वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। अभी तक का जो मल्टीकल्चरल टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो फेल कर चुका है। नए तरीके से हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा उनके साथ एंगेज करने के लिए। और वो गाना गाते हैं, उनका कल्चर हमसे डिफरेंट है, तो उसके साथ हमें संवाद करना पड़ेगा, उन्हें भी संवाद करना पड़ेगा। समन्वय की जरूरत है जो कि नहीं हो रहा है। बीना लक्ष्मी, एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं अपने ऑडियंस के पास जाऊं। क्या ये पुलिस के प्रति भी अविश्वास आपको लगता है कहीं ना कहीं कि पुलिस एक्शन नहीं लेगी इसलिए हमको कानून अपने हाथ में लेना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि एक जैसे ये टेंशन को अपनाए। बट हम ये बोल रहे हैं जो अफ्रीकन को सारा ड्रग पेडलर्स बोलना ये गलत है। और नॉर्थ ईस्ट लोग का जो बच्चे मरते हैं वो बोलते हैं ड्रग ओवरडोज से मरा है वो भी। So, ऐसा ही स्टीरियोटाइपिंग वो ना करे। हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, ज्यादातर खराब लोग भी हैं, मगर सब सोसाइटी को, इसीलिए जो प्रोफेसर ने जो बोला है, हमारे देश को चाहिए एक डाइवर्सिटी पॉलिसी। जो एक डिस्ट्रिक्ट देखना, चित्तरंजन पार्क में सारा बंगाली रहते हैं, लाजपत नगर में पूरा पीपल फ्रॉम मद्रास, चेन्नई एंड ऑल दैट, मुनिरका में सारा नॉर्थ ईस्ट के लोग। हम लोग एक गेटवाइज सोसाइटी बन गया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा, और दिल्ली जैसे शहर में ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये कहीं दो तरफा चीज है। ये एक तो खुद भी लोग इस तरह के जगहों पर रहना चाहते हैं क्योंकि एक सिमिलैरिटी है, सेफ्टी की फीलिंग इसमें आती है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर देशों में भी होता है। हमने देखा है कि कैसे एक जगह इंडियंस जमा हो जाते हैं एक खास जगह पर, एक जगह पाकिस्तानी, एक जगह बांग्लादेशी, ये हर जगह पे होता है। चलिए अब हमारे जो यहाँ पर ऑडियंस हमारे साथ काफी यंग ऑडियंस बैठी हुई है, ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इस तरफ से शुरू करती हूँ। आपका सवाल किनसे है? मेरा सर सवाल जो ग्रेटर नोएडा से उनसे, विक्रांत से, विक्रांत टोंगड़। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि सर ने बताया कि अभी भारत जो है बढ़ते हुए विकास के रूप में, मतलब देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारे लोग आएंगे जो पढ़ने के लिए आते हैं और भी किसी मतलब कि काम से आते हैं।
लेकिन जिस तरह हम व्यवहार इनके साथ कर रहे हैं, खासकर अभी जो नाइजीरिया वाला मामला है, दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा अच्छा व्यवहार रहा है, नेल्सन मंडेला जो कि खुद नस्ल भेद के खिलाफ थे वो, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए गांधी का देश है, यहाँ आने वाले सभी लोगों का सम्मान है और ग्रेटर नोएडा बहुत शांति प्रिय एरिया है। वहाँ के स्थानीय लोग हमेशा इनके साथ कोऑपरेशन करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले बताया। जहाँ तक इस घटना की बात है, ये निंदनीय है, इसको कोई स्थानीय वहाँ समर्थन नहीं कर रहा। अब ये हुई किस वजह से? ये एक लॉ एंड ऑर्डर इशू ज्यादा है, नस्लीय घटना या नस्लीय भेद के आधार पर ये नहीं हुआ है। क्यों बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्यों डिफेंड हो रहा कि द थिंग इज जो इन लोगों को स्पेसिफिक टारगेट किया हुआ है, किसको नहीं? स्पेसिफिक टारगेट किसी को नहीं है। ओनली नाइजीरियंस ड्रग पेडलर्स इन नोएडा। लोगों को पता नहीं है कि अफ्रीका में कितनी कंट्री हैं, वो उनको लगता है नाइजीरियन है सब। अच्छा, ये भी एक अवेयरनेस का नहीं, आपने विक्रांत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये लोग, वो लोग। तुमने भी ये कहा था कि भाई ये सवाल ये है कि आप ये वी एंड दे आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, यही सवाल है कि नहीं, अपने आप मेरी बात समझो आप। देखो ऐसा है कि ये सभी हर ढंग के लोग हैं भाई। भारतवर्ष में मैं अरुणाचल में काम कर चुका, मैं मिजोरम में काम कर चुका। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल, देयर आर नियरली 26 ट्राइब्स है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स ही ट्राइब्स, उनमें आपस में भी बहस झगड़ा होता रहता है बहुत बार। सवाल है कि यहाँ तो सोसाइटी ही ऐसी है, यहाँ तो हजारों किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है। और क्या अगर एक को आप अलग कर दें और उनको दे और वी के कॉन्सेप्ट में डाल दें, फिर तो झगड़ा ये अलग इसलिए हुआ क्योंकि इनके काम इस तरह के थे। नहीं, काम आप कुछ लोगों पहले के, से आप डिसाइड कुछ लोगों के काम इस तरह के थे। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस, यानी ये कि लोग एक ने इनकी किया गाड़ी से किसी सब वैसे। प्री कंसीव्ड नहीं, लोग क्यों बार-बार ग्रेटर नोएडा में प्री कंसीव्ड नहीं था। ये लोग क्यों कह रहे हो? ये लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका डिस्कशन हो रहा है। शब्द बंद कर ठीक है, दो। अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ इधर से। ठीक है, किनसे सवाल? छोटा रखिए सवाल, बिल्कुल। किनसे? आमोद कर्ण से। ठीक है, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है ये लोग ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग डीलर्स हैं, तो अगर हमें ये पता है तो हम अथॉरिटीज को अगर हम उनसे बता भी रहे हैं तो वो लोग इस पे कोई एक्शन या इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे, अगर उनको पता है तो? देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मुझे भी इसका बहुत गहरा ज्ञान है। एक जमाने में मैं दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच का 5 साल तक इंचार्ज रहा और एक ड्रग्स पे हमने एक स्टडी किया, 5834 ड्रग एडिक्ट्स एंड पेडलर्स पे। उसमें बहुत बड़ी संख्या में, तब भी मैं 80s की बात कह रहा हूँ, 1980s में भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे, नंबर 1। उनमें पर्टिकुलरली अफ्रीकन से बहुत सारे थे, तभी भी थे और आज भी हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। सवाल ये उठता है कि ये एक इंडिविजुअल क्राइम है। पहली चीज हम मान के चलें, सपोज कीजिए किसी एरिया में, मैं मिजोरम में था, मिजोरम में एक प्रॉक्सीवॉन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। हम लोग जिस जगह पे आप जाएं, आपको अलग अलग किस्म के लोग नजर आएंगे जो अलग अलग गलत काम करते हैं, मान गए। हमारा सिर्फ कहना है कि पुलिस का रोल यह है कि इंडिविजुअल केसेस में जहां कोई अपराध होता है उसकी खूब गहराई से इन्वेस्टिगेशन करें, उनके खिलाफ एक्शन लें, सख्त एक्शन लें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर क्रिएट होता है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो इसमें उनको प्रोटेक्ट करना, तो जो पुलिस कर रही है न सिर्फ करे बल्कि करती हुई नजर भी आए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। सवालों का सिलसिला यहाँ पर इस खास मुद्दे पर जारी है और अगला सवाल मैं इस तरफ से लेना चाह रही हूँ। हाँ, मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से। हाँ। अभी जैसा कि विदेशों में भारतीयों पर हमला होता है तो पूरे देश के अंदर गुस्सा लाजमी है, पर जब इस तरीके की घटनाएं भारत के अंदर हो रही हैं विदेशी नागरिकों के साथ, उससे क्या हमारा इंटरनेशनल फ्रंट पर हमारी आवाज कमजोर नहीं पड़ेगी? मैं पूछना चाहता हूं सर से। बिल्कुल पड़ेगी। मुझे लगता है कि खास करके जैसा मैंने कहा कि अभी हम विकसित होने के प्रोसेस में हैं और अभी यदि हम इस तरह का काम करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारे इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनका यहाँ आना, विदेशियों का यहाँ आना 2 कारण से बहुत जरूरी है। पहला कारण कि उनके पास जो ज्ञान है वो उसको लेके आएंगे, उनका जो रिसोर्स है वो उनको लेके आएंगे। दूसरा, हमारे साथ ट्रेड बढ़ेगा, हमारे साथ काम बढ़ेगा। तो इन दोनों कारणों से उनका आना बहुत जरूरी है और इस वक्त यदि हम किसी तरह का नस्ली हिंसा करते हैं तो उसका व्यापक प्रभाव हमारे इंटरनेशनल इमेज पे पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि समझना जरूरी है यहाँ की जनता को भी कि यदि कोई क्रिमिनल एक्ट है किसी के द्वारा तो उसको स्टेरियोटाइप करने के बदले हम उसको क्रिमिनल एक्ट की तरह देखें और नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे हमें, जिन इंस्टीट्यूशंस में डायलॉग हम कर सके, उनके साथ हम एंगेज कर सके। मुझे लगता है
कि ये एंगेजमेंट का स्पेस हमारा खत्म हो गया है। हाँ। और अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन के पढ़ते हैं और वो बहुत प्यार करते हैं जेएनयू से, कभी आज तक वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल स्पेस क्रिएट किया गया है। जैसे इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल होता है, हाँ। सब लोग एंजॉय करते हैं उसको। ऐसा यदि हम क्रिएट कर सकें तो मल्टीकल्चरल होना हमारा हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज का कारण होगा। कोई भी दुनिया का देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक कि वो मल्टीकल्चरल नहीं हो। और इसके परिणाम जो हैं वो न सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन पर बल्कि सीधे तौर पर वित्तीय परिणाम भी हो सकते हैं, जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। इधर अबू बकर से कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। हाँ, माइक प्लीज पास कर दीजिए। हाँ, अभी इस घटना के बाद में केन्याई मूल की एक लड़की ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो मामला झूठा था और आज उस लड़की ने माफी मांगी है। तो मेरा मानना है देश को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे नहीं जानता वो चार्जेस क्यों ड्रॉप किया, मुझे नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम है अटैक हुआ और पता नहीं कौन प्रेशराइज on that so that she will withdraw her charges. So all this हम हर टाइम हर दिन पूरी टाइम बहुत भेदभाव और बहुत चीज फेस करते हैं। आपको लगता है कि जो कीनिया की जो लड़की है जिसके बारे में आपके जो डिप्लोमैट्स हैं, उनके जो डिप्लोमैट्स हैं कीनिया के, वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है उसके जो एलिगेशंस हैं वो सही ना हो, तो आपको लगता है कि ये प्रेशर में ड्रॉप किया गया है? हाँ, प्रेशर में ड्रॉप किया गया। चलिए, इस अभी जांच का मुद्दा है, अभी पुलिस इसको जांच कर रही है। जी सर। मुझे लगता है कि यदि प्रेशर में ड्रॉप नहीं भी किया गया हो, सचमुच उसने ऐसा किया गया हो, तो ये किसी भी आदमी के साथ हो सकता है। हाँ। मैं भी डिप्रेस्ड हो सकता हूँ, मैं कुछ आरोप लगा सकता हूँ। हाँ। ये एक डिप्रेशन का मामला हो सकता, जैसा वो लोग कह रहे हैं, यदि इसको मान भी लें तो उसे हम इस बात से जोड़ के क्यों देखें कि चूंकि वो अफ्रीकन है इसीलिए वो देश को बदनाम करना चाह रहा है। ये भी तो देख सकते हैं। षड्यंत्र मानना शायद गलत होगा ना, ये तो मेंटल हेल्थ मेरा हो सकता है गड़बड़। हाँ। देखिए, कंप्लेंट किसी ने किया भी, हाँ। शिकायत की, हम हाँ। तो जानते हैं कि शिकायत का रिजल्ट भी बहुत सारा, किसी ने शिकायत किया तो कोई वजह तो होगी। हाँ, ठीक है, वजह उसकी अभी जांच हो उसके बाद आगे इसमें चीज है। लेकिन कंप्लेन जो है, चाहे छोटी से छोटी बात हो, कंप्लेन करना जरूरी है। अगर इस तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का अगर इश्यू होता है, कोई इस तरह की चीजें फेस करता है, चाहे वो यहाँ का छात्र हो या कहीं और का छात्र हो, अगर इस तरह की चीज होती है तो ये जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज है, उनके सामने आना जरूरी है। आपका सवाल? विक्रांत सर से। हाँ, विक्रांत से सवाल। कहा था कि 12 बजे के बाद इन लोगों का दिन शुरू होता है, तो ऐसा नहीं कि नाइजीरियंस और अफ्रीकन ही 12 बजे के बाद सेलिब्रेट करते हैं। वी इंडियंस ऑल्सो डू पार्टीज एट 12 o'clock एट नाइट। तो इनका हंगामा करना, क्योंकि इंडियन फैमिलीज भी कई बार शराब पीने के बाद हंगामा करती हैं, तो आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज रॉन्ग एंड वॉट एवर वी इंडियंस आर डूइंग इज राइट। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक और मैं ऐड कर देती हूँ, एक सेकेंड। जो शादियां होती हैं उसमें जो 3 बजे तक जो लाउड स्पीकर बजते हैं, खासकर जो यूपी के इलाकों में, उस पे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। उस पे भी आपत्ति है और वो भी जेल में जाते हैं। और जहां तक मैंने ये बात कही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि आपने पूछा था कि उन्हें कोई घर देने को तैयार नहीं है। घर इसलिए देने को तैयार नहीं है अपनी सोसाइटी में कोई, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं करते हैं। अगर कोई इंडियन भी करेगा उसके साथ भी यही होगा, लेकिन इनको पुलिस छोड़ देती है। नहीं, एक सेकेंड, जब इंडियन करता है तब उसके साथ होता है, इनके करने के पहले ही ये भेदभाव हो जाता है। तभी हो रहा है। ये लोग मांगते ही ऐसी जगह घर हैं जहां ये आराम से सारी चीजें कर सके। मामला कुछ ऐसा है, जैनी मोहल्ले में हिंदुओं को घर नहीं मिलता है, हिंदू मोहल्ले में मुसलमानों को घर नहीं मिलता है। तो है इंडिया में, तो हमारे अंदर कहीं प्रॉब्लम है ना, तो ये तो हमारे अंदर कहीं प्रॉब्लम है। ये समस्या जो है बहुत बड़ा समस्या। वैसे मैंने एक इलाका देखा है सर जहाँ पर बिहारियों को घर नहीं मिलता है, अफगानियों को घर मिलता है। ये अलग किस्म का भेदभाव। नहीं, वो तो उनको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं बहुत बार। इन लोगों को देखिए, जो कहा गया है कि बहुत सारी बात दिल्ली में कही जाती है, तो मैंने थोड़ी इंक्वायरी की, उससे पता लगा कि भाई जो अगर उनको बहुत पैसे मिल जाते हैं लैंडलॉर्ड्स को, कुछ खास इलाकों में जहाँ उनको पाया जाता है, तो वो खुशी खुशी दे भी देते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद मामला पैसों का है, पॉलिटिकल मामला पैसे का भी है। और अगर इसके ऊपर पॉलिटिकल बात आ गई, जैसे आ गई खिड़की में आ गई और जगह आ जाती है, तो मामला गंभीर हो जाता है। देखिए, ये अब एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहती हूँ इधर से, अगर किसी के पास इधर सवाल है, बहुत शॉर्ट और जवाब भी बहुत शॉर्ट। किससे? मैम, प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब से, ठीक है। छोटा सवाल रखिएगा, बहुत कम वक्त है मेरे पास। सर, आपने बोला कि न्यू इंडिया बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो सर हम वो न्यू इंडिया कैसे बनाएं? हम अपने स्तर पे क्या कोशिश करें जिससे हम न्यू इंडिया की तरफ जा सकें? बहुत अच्छा सवाल। अपने स्तर पर ये सबसे बड़ी चीज। मुझे लगता है कि अपने स्तर पर हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए
ताकि जहां हम हों वहां भी कोई संवाद का कार्यक्रम बन सके। और ये सिर्फ नाइजीरियन के साथ नहीं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हिंदू और हिंदुओं के बीच में, जातियों के बीच में जो हमारा संवाद टूटता जा रहा है, उस टूटे हुए संवाद को जोड़ने की हमें जरूरत है। और इसमें हम सब लोगों को बारी बारी से और एक साथ इनिशिएटिव लेने की जरूरत होगी। तो बहुत एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी, क्या ये अथॉरिटीज के लेवल पे भी जरूरी है कि कोई अवेयरनेस कैंपेन किया जाए, क्योंकि ये होता जरूर है, शुरू होता है खत्म हो जाता है। कैंपेन हम शुरू कर दिया। हाँ। जब निदो तानिया का हत्या हुआ 2014 पे, हमने ये कैंपेन शुरू किया है कि एक डाइवर्सिटी पॉलिसी हमारे देश बनाना चाहिए। ठीक है। एक नेशनल डाइवर्सिटी पॉलिसी, जैसे हिंदू हो तो आपको देखना कि आपका फ्रेंड सारे हिंदू है या क्रिश्चियन भी है, आपके त्योहार पे उनको बुला दो। देश बनता है एक दूसरे का खाना टेस्ट करो, मिलजुल एक एसिमिलेशन के साथ ये जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत अहम पॉइंट है। रह नहीं सकते हैं क्योंकि राज्य तो अब मेजॉरिटेरियन हो सकता है। नहीं, अगर भारतीयों को भी दुनिया भर में नौकरियां चाहिए, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो अपने यहाँ जो आते हैं उनके लिए भी तो करना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट्स लेंगे अपने एक्सपर्ट से। छोटा सा ब्रेक। अपने इस फाइनल सेगमेंट में हम अपने एक्सपर्ट से फाइनल कमेंट्स लेंगे। सबसे पहले आमोद कंठ जी आपसे। नहीं, जैसा मैं कह रहा था कि ये समस्या क्या कारण है कि ये समस्या विश्वविद्यालयों में नहीं है। हमारे मित्र प्रोफेसर मित्र ने बताया कि जेएनयू में नहीं है। मैं सोच रहा था अधिकतर यूनिवर्सिटीज में हर नेशनैलिटी के, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग साथ साथ रहते हैं और ये समस्या बहुत कम होती है जब तक कि कोई पॉलिटिकल मामला न घुस जाए बीच में। इसलिए वो वहां पे इस ढंग की स्थिति होती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कम्युनिटी में अगर इस ढंग की आबो हवा फैलाई जाती है, कि इस ढंग का एक मौका दिया जाता है लोगों को सोचने का, तो उसको कर्व करने की जरूरत है। अथॉरिटीज की आप बात कह रही थी। अथॉरिटीज मींस या तो पुलिस हो या गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हो। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मैं एक खास नाम बोलना चाहूंगा। आरडब्ल्यूएज ने दिल्ली में नेगेटिव रोल प्ले किया है। आई मे साउंड अनपॉपुलर बाय सेइंग इट, लेकिन उन लोगों को इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऐसे इस ढंग के हवा बनाने की कोशिश। उनको चाहिए कि इनको परमिट करें और एक सिचुएशन क्रिएट करें। आरडब्ल्यूए के लिए बहुत आसान है, बिल्कुल उनके लिए बहुत आसान है कि एक माहौल पैदा करें जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, सभी साथ रहें। ठीक है, अबू बकर आप। I just want to say a few things. First of all, if we want to move on and clean all this bad value, racism and all that, I think the government should make a law, put a law on racial discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक कानून होना चाहिए। हाँ, एक कानून होना चाहिए। और हमारा इंडियंस भी हमारा अलग अलग देश अफ्रीका रहते हैं और कभी नहीं अटैक नहीं किया, और वो भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, क्राइम्स करते हैं। लेकिन अगर क्राइम्स किया तो पुलिस को हैंड ओवर किया। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। हाँ, इसको कर्व करने की जरूरत है। शायद और भारतीयों को भी जाना चाहिए अफ्रीका के अलग अलग देशों में, शायद और बेहतर समझ बनेगी। हाँ, और स्कूल्स भी अगर अफ्रीकन्स अगर हिंदी कोर्स सीखना अफ्रीकन्स के लिए सीख रहा है तो अच्छा रहोगे, क्योंकि अगर कम्युनिकेशंस ठीक है अफ्रीकन्स और इंडियंस के बीच में, तो भाषा एक बहुत बड़ी चीज है। अगर एक दूसरे की बात समझनी है। ठीक है, ठीक है। अगर स्कूल्स टीच हिंदी टू अफ्रीकन्स तो अच्छा, ठीक है, ये बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विक्रांत। बिल्कुल, देखिए जो घटना ग्रेटर नोएडा में हुई है वो एक नस्लीय घटना नहीं है। मैं बार बार इसी पे जोर दे रहा हूँ, और आगे ऐसा नहीं होगा इसकी भी हमें बहुत हद तक उम्मीद है, क्योंकि वहाँ संवाद अच्छा है। क्योंकि वहाँ ये पिछले कई साल से स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वहाँ विदेशी स्टूडेंट्स रह रहे हैं। ये कुछ एंटी सोशल लोगों ने, लड़कों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जिसका स्थानीय समाज कहीं भी समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसको सरकार को, राज्य सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है, बिना लक्ष्मी। बिल्कुल, एज आई सेड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पर्सनल लेवल टू द नेशनल पॉलिसीज। सो वी आर नाउ, अभी हमने दो कैंपेन स्टार्ट किया, डाइवर्सिटी नाउ कैंपेन, जो जैसे मणिपुर है 39 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एक दूसरे को हाउ डू वी ट्रीट ईच अदर। सेम थिंग, इंडिया इज अ लैंड ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, एंड अलग अलग राज्यों से आता है, अलग अलग शक्ल होता है। एक इंडियन का शक्ल कैसा होना चाहिए,
what should be the smell of India? Okay, who is an Indian? You know, so we need a national diversity policy. और उसको स्कूल के रूप में क्लास 1 से शुरू करो, ठीक है, कि बच्चों को दिखाना. And as Abu Bakr also said, the country needs an anti-racial law, not because we are saying it, because India has signed the UN Convention on Ending Racial Discrimination in 1967. It's time to make that into a law. ठीक है, मनिंदर जी. मुझे एंटी रेशियल लॉ पे बहुत भरोसा नहीं है. मुझे कानून लगता बहुत है है. कानून तो बनते ही रहते हैं, बन जाएंगे, फिर उसका मिसयूज भी होगा. हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये नस्ली हिंसा नहीं भी हो तो हिंसा है, और ये गंभीर मामला है, और इसीलिए हम लोगों को जन सरोकार के रूप में ये संवाद को लेना होगा. जो आपने मल्टीकल्चरल पॉलिसी बनाने की बात की, मल्टी एथनिक पॉलिसी बनाने की बात की, उसकी जरूरत है. और वो जब तक संवाद के रूप में हमारे बीच में नहीं आएगा, जब तक हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस प्रोसेस में, तब तक मुझे लगता है कितना भी कानून बना लें, इसका कोई खास फायदा हमें. ठीक है, तो यहाँ पर कानून की जरूरत है, भाषा की जरूरत है, जन सरोकार की जरूरत है, यानी कुल मिलाकर एक पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है अगर इस तरह की नस्ली हिंसा रोकनी है. यहाँ पर मेरे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए. नमस्कार.